हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे में टेक्नीशियन आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सैलरी क्या रहती है और प्रमोशन क्या रहता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो हम देखने वाले हैं क्वालिफ़िकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर, वर्क क्या रहता है, सैलरी कितनी रहती है, प्रमोशन क्या क्या रहता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन। फर्स्ट में लिखा हुआ 10th प्लस ITI। अगर आपने दोस्तों 10th और आई टी आई कोई भी फील्ड में कर रखी है तो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए आप रेलवे में टेक्नीशियन बन सकते हैं। और ITI में कौन कौन सी फील्ड है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे 12th, और 12th आपने मैथ और फिजिक्स से कर रखी है, तब आप सिर्फ सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन बन सकते हैं। दोस्तों, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो 12th है वो मैथ और फिजिक्स से होनी चाहिए। उसके बाद में चाहे आपने डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे आपने डिग्री कर रखी हो, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है कि 12th है वो मैथ और फिजिक्स से होनी चाहिए, तब आप है सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में आप टेक्नीशियन बन सकते हैं। अगर आपने ITI इन फील्ड में कर रखी है जो यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि वाइंडर, बुक वाइंडर, फोर्जर, फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, पाइप फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इन फील्ड में अगर आपने कर रखी है तो आप रेलवे में टेक्नीशियन बन सकते हैं। बट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि रेलवे में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी निकलती है वो है कारपेंटर, एक फिटर, वाइंडर, आर्मेचर, ये भी है। इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है दोस्तों। फिर हम देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, पेंटर, इसके अलावा फाउंड्री मैन, पैटर्न मेकर, मोल्ड्री, रिफ्रैक्टरी और मैकेनिक डीजल। तो मैकेनिक डीजल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। इसके आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑफसेट मशीन माइंडर, टर्नर, ऑपरेटर, इसके अलावा CNC प्रोग्रामर, यूटिलिटी ऑपरेटर, वेल्डर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर कि रेलवे में सिलेक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 2 एग्ज़ाम होती है, CBT 1 और CBT 2। ठीक है। फिर होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट। तो दोस्तों 2018 के पहले पहले एक ही एग्ज़ाम होती थी, लेकिन 2018 के बाद में अभी CBT फर्स्ट और CBT सेकंड 2 एग्ज़ाम होने लग गई है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बच्चों को छांटने के लिए यहाँ पे रेलवे ने 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करना स्टार्ट करवा दिया। लेकिन ये जो CBT फर्स्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और जो CBT सेकंड है इनके मार्क्स है, इनके मार्क्स के बेसिस पे मेरिट बनती है और फिर बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए बुलाते हैं। कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ में लेके जाने होते हैं वेरीफाई के लिए। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन में 10th के जो रोल नंबर और 12th के जो रोल नंबर वो लिखे रहते हैं वो मैच होने चाहिए दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम में। तो इसमें आपको सारी सारी जो डिटेल है आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सही से भरनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो 10th के रोल नंबर और 12th के रोल नंबर है वो मैच करते हैं। फिर बात कर लेते हैं मेडिकल टेस्ट की। तो टेक्नीशियन का जो मेडिकल होता है दोस्तों, ALP असिस्टेंट लोको पायलट के कंपेयर में थोड़ा सा उसमें जो लेवल होता है थोड़ा कम होता है। तो टेक्नीशियन में अगर किसी के चश्मा लगा हुआ भी होता है तो उनको भी वो मतलब अलाउड कर देते हैं। ALP का जो मेडिकल होता है दोस्तों वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, लेकिन टेक्नीशियन का मेडिकल टेस्ट है थोड़ा लो लेवल का होता है। ज़्यादा इसमें जो आँखें का जो टेस्ट होता है मेनली ये एकदम से बारीकी से चेक नहीं करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो फर्स्ट CBT टेस्ट है इसके अंदर क्या क्या सिलेबस में आता है जो कि आपको पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आते हैं 25, फिर जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन। तो टोटल हो गए 75 क्वेश्चन। और आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा होता है दोस्तों। 1 घंटे के अंदर आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन है जो आपको सही से आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है पास होने के लिए। जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 40%, OBC का 30%, SC का 30 और ST का 25%। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर हैं और आपके 40% है वो नंबर आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये तो सिर्फ मिनिमम पासिंग मार्क्स है। और इसमें से जो टॉप बच्चे होते हैं उनको है रेलवे CBT सेकंड के लिए बुलाते हैं, बाकी जो नीचे बच्चे रह गए उनको फिर नहीं बुलाते। बहुत बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि वो सोचते हैं कि 40% आ जाएंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा CBT सेकंड के लिए। नहीं दोस्तों, आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, जितना आप कर सकते हैं आपका मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए कि आप है टॉप में आए। अब जो बच्चे हैं CBT फर्स्ट में पास हो गए हैं उनको CBT सेकंड के लिए बुलाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो CBT सेकंड में दोस्तों पार्ट A और पार्ट B 2 पार्ट होता है।
पार्ट ए में मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके वगैरह होता है। दूसरा पार्ट बी में जिस ट्रेड के लिए आप में एप्लीकेबल हो, जैसे कि मान लो आईटीआई आपने कर रखी है और मैंने इलेक्ट्रिकल में कर रखी है, तो आप इलेक्ट्रिशियन हैं, तो आपके लिए जो क्वेश्चन आएंगे वो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आएंगे। और अगर मान लो किसी ने 12th कर रखा है मैथ्स और फिजिक्स से, तो उनके लिए है वो फिजिक्स और मैथ्स जो सिलेबस में आएगी पार्ट बी में। बाकी पार्ट ए तो दोनों के लिए कॉमन ही है, चाहे वो आईटीआई हो चाहे वो 12th से पास आउट हो। सीबीटी सेकंड के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए पार्ट ए। पार्ट ए में मैथ्स के 10 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 25 और जनरल अवेयरनेस के हैं 40 क्वेश्चन और करंट अफेयर की। तो टोटल क्वेश्चन हो गए 100। ठीक है, इसमें आपको मिलता है दोस्तों 90 मिनट। ठीक है, फिर है पार्ट बी। पार्ट बी में देख लीजिए रेलेवेंट ट्रेड, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करते हो उसके आएंगे क्वेश्चन 75। ठीक है, पार्ट बी है दोस्तों, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको पार्ट बी क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो इसमें क्वालिफाइंग करने के लिए 35% है वो आपको लाने होते हैं सिर्फ पार्ट बी में। तो अगर आपके पास में पार्ट बी में 35% है तो आप है सेकंड सीबीटी के अंदर पास हो जाएंगे। तो टोटल इस तरीके से जो सीबीटी सेकंड है इसमें 175 क्वेश्चन आते हैं और आपके पास में टाइम होता है 2 घंटे 30 मिनट का। तो ये बात हो गई आईटीआई के लिए। अब बात कर लेते हैं जो 12th पास आउट है मैथ्स और फिजिक्स से, तो उनको सिर्फ सिग्नल और टेलीकॉम में टेक्नीशियन बनाते हैं। जो टेक्नीशियन सिग्नल डिपार्टमेंट में जाता है तो उनको बोलते हैं ईएसएम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर। और जो टेक्नीशियन टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको बोलते हैं टीसीएम, टेलीकॉम मेंटेनर। और उन जो स्टार्टिंग में जो टेक्नीशियन की पोस्ट मिलती है आरआरबी से, वो है टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो अब बात कर लेते हैं कि वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, काम क्या रहता है टेक्नीशियन का। अब बात कर लेते हैं कि जो टेक्नीशियन सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में होते हैं तो उनका क्या काम होता है। जैसे कि दोस्तों अपने को पता है कि जो ट्रेन का ऑपरेशन होता है उनमें सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। तो जो टेक्नीशियन सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जा रहे हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है और थोड़ी रिस्की जॉब होती है, तो उनको हमेशा अलर्ट रह के काम करना होता है। टेक्नीशियन जो सिग्नल डिपार्टमेंट में है उनका काम होता है कि सिग्नल को मेंटेन करना, उसकी देखरेख करना और उसका इंस्पेक्शन करना। टेलीकॉम डिपार्टमेंट में है तो उनका काम होता है कि रेलवे फ़ोन को रिपेयर करना। और जो टेलीग्राफिक लाइन होती है हमेशा उनका काम होता है कि जो रेलवे के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है स्टेशन टू स्टेशन, लोको पायलट टू स्टेशन मास्टर, इनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उनको हमेशा बना के रखना। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई टेक्नीशियन है रेलवे में आईटीआई के इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आया तो उनका काम होता है कि इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो भी कंप्लेंट वगैरह होती है, इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई है उसको हमेशा बना के रखना। अगर इसमें कोई भी फॉल्ट आती है तो उसको अटेंड करना, ये काम रहता है। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग पीरियड। जो टेक्नीशियन 12th पास करके आए हैं जैसे कि वो सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। उसमें से दोस्तों 4 मंथ है वो क्लासरूम होता है और 8 मंथ है वो फील्ड वर्क होता है। और जो टेक्नीशियन आईटीआई से जैसे कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड से आए हैं और जो भी फील्ड है मतलब आईटीआई करके हैं 10+ आईटीआई करके हैं, तो उनके लिए जो ट्रेनिंग होती है सिर्फ 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद में उनकी पोस्टिंग हो जाती है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टेक्नीशियन है रेलवे में ज्वाइन करता है तो उनको सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट मिलती है और उनमें उनका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 1900 और जिसमें बेसिक होता है 19,900 रुपये। इसके साथ में उनको मिलता है डीए, महंगाई भत्ता, और महंगाई भत्ता है वो अभी चल रहा है 42%। तो 19,900 का आप 42% आप निकाल लीजिए तो वो आता है 8,358। तो टोटल मिला लीजिए बेसिक और महंगाई भत्ता, तो टोटल आता है, तो टोटल मिला के आता है 28,000 रुपये। तो जैसे ही आप रेलवे में एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो सैलरी रहेगी पर मंथ 28,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो टेक्नीशियन 3rd जो ग्रेड पे होता है 1,900 रुपये, इसमें बेसिक होता है 19,900 रुपये। उसके बाद में लगभग 2 से 3 साल के बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा टेक्नीशियन 2nd में। इसमें है ग्रेड पे ये आएगा 2400 के अंदर। इसमें जो बेसिक रहेगा 25,500 रुपये। फिर 2 से 3 साल के बाद में आपका प्रमोशन हो जाएगा टेक्नीशियन 1 में। उसमें जो ग्रेड पे है वो 250 है और बेसिक रहेगा 29,200 रुपये। फिर सीनियर टेक्नीशियन जिसको MCMB बोलते हैं, इसका जो ग्रेड पे हो जाएगा दोस्तों 4200
और जो बेसिक हो रहेगा 35,400 रुपये। दोस्तों सीनियर टेक्नीशियन और जो जेई है जूनियर इंजीनियर, इनका जो ग्रेड पे दोनों का सेम रहता है और बेसिक पे 35,400 सेम रहता है। तो फिर सीनियर टेक्नीशियन और जेई में फ़र्क क्या होता है? दोस्तों जो सीनियर टेक्नीशियन है उनके पास में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, बट जो जेई होता है उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और थोड़ा पावर होता है, क्योंकि जो टेक्नीशियन होते हैं वो जेई के अंडर में काम करते हैं और सीनियर टेक्नीशियन भी दोस्तों जेई के अंडर में काम करता है। उसके बाद में जेई में प्रमोशन हो जाता है और जेई का प्रमोशन होता है एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर में। इसके बाद में सबसे लास्ट में बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया का। मिनिमम एज होती है 18 साल और मैक्सिमम होती है 28 साल। ये आती है जनरल कैटेगरी के लिए। फिर ओबीसी के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी है 3 साल का। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है 10 साल का एज रिलैक्सेशन। थैंक यू दोस्तों।